हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। देखिए जो चैप्टर आज का है हमारा बहुत ही सिंपल है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है इस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल से पहले कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम लोग कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम वन बाय वन प्रैक्टिकल की तरफ अपने बढ़ते जाएंगे। तो हमारे मैक्सिमम हमारे 2 लेक्चर्स में चैप्टर जो हमारा है खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, मीनिंग क्या है, सबसे पहले कहते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ द कंपनी केम इनटू द एग्जिस्टेंस इज रेफर टू द प्रॉफिट प्रायर टू या प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन और लॉसेस। मतलब क्या है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन में आई, एग्जिस्टेंस में मतलब आई, उससे पहले का जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब क्या है, जैसे आपको पता है प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इनमें जो क्या है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं होता। तो हमने जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट किया से लेकर जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, मान लीजिए आपने 10 अगस्त को 10 अगस्त को आपने बिजनेस शुरू किया, तो आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। तो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर 10 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का हो गया। ठीक है, जो आपका पहला ईयर हो गया, अकाउंटिंग ईयर हो गया, वो कौन सा हो गया, 10 अगस्त से लेकर 31 मार्च के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको कोई ये नहीं होता था कि इनकॉर्पोरेशन कब करवाई है कब नहीं करवाई, क्योंकि वहां पर इनकॉर्पोरेशन की रजिस्ट्रेशन की कोई कंपल्शन है ही नहीं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे वो एचयूएफ है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है जी, और अदर जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी। ठीक है, बट कंपनी में जो क्या है, जो बिजनेस की कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करवाना कंपल्सरी होता है। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है। इसलिए यहां पर जब फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जिस साल पहले साल इनकॉर्पोरेशन होती है, तो कई बार क्या होता है हम बिजनेस से एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो हमने एक मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट करी हमने। ठीक है, तो जिस दिन से एक्विजिशन करा पार्टनरशिप को कंपनी में से लेकर जिस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, क्योंकि आपको पता है इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो काफी लेंथी होता है, टाइम लेता है। ठीक है, जितने भी दिन थे महीने थे, ठीक है, उसको हम मतलब बिजनेस शुरू हो चुका है, बिजनेस एक्टिविटी जो क्या है, बिजनेस फंक्शन जो क्या है स्टार्ट हो चुके हैं, पर आपका जो बिजनेस है, कंपनी है आपकी, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये जो बीच का टाइम होगा, मान लीजिए यहां पे आपने बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, इस डेट को इनकॉर्पोरेशन हो गई आपकी, और ये हमारा एंड डेट है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बीच का पीरियड है, जिस दिन बिजनेस टेकन किया या कन्वर्जन की, ठीक है, या स्टार्ट किया बिजनेस, कमेंस किया, से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले वाला, रजिस्ट्रेशन से पहले वाला जो पीरियड होता है उसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलते हैं। अब इसी पीरियड का ही हमने लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे है, वही आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते आ रहे हो शुरू से वही बनेगा। ठीक है, सिर्फ आपको छोटे छोटे 2-4 वर्किंग नोट है एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इस चैप्टर में कुछ खास बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। ठीक है, तो बढ़िए सा फटाफट आगे चलेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं जी, व्हेन ए रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर बाय द प्रमोटर ऑफ ए कंपनी। कहते हैं रनिंग बिजनेस, मान लीजिए जैसे मैंने बोला एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म चल रही थी काफ़ी सालों से, अब उसको क्या किया, कुछ प्रमोटर्स ने उस फर्म को, बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, एज ए डेट
प्रायर टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, उन्होंने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले, ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सच ए बिजनेस, जो बिजनेस कुछ जो प्रमोटर्स ने बिजनेस एक्वायर किया है, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला कि 10 अगस्त 2020 को इनकॉर्पोरेट प्रमोटर ने बिजनेस से क्या है एक्वायर कर लिया, ठीक है जी। प्रमोटर्स ने जो फर्म है वो एक्वायर कर ली 10 अगस्त 2020 को, ठीक है। अब जो इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई है वो हुई है 1 फरवरी 2021 को, ठीक है जी। 1 फरवरी 2021 को क्या हुई है, इनकॉर्पोरेशन हुई है। अब जो ईयर है वो कंप्लीट कब होता है, 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को, ठीक है जी। तो 10 अगस्त 2020 से लेकर 1 फरवरी 2021, 10 अगस्त 2020 से लेकर 1 फरवरी 2021 तक का जो पीरियड होगा दैट इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब इसी पीरियड का ही हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। प्रॉफिट आ गया तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अगर लॉस आया लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी। और 1 फरवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 का जो प्रॉफिट होगा दैट इज कॉल्ड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। अब मान लीजिए एक बिजनेस है, वो 1 जून 2021 को 2021 को प्रमोटर ने एक्वायर किया है, 1 जून 2021 को एक्वायर किया है, ठीक है जी। और जो इनकॉर्पोरेशन है वो कब हुई है, 8 अक्टूबर 2021 को, ठीक है जी। और ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड अब हो रहा है आपका 31 मार्च 2022 को, ठीक है जी। 31 मार्च 2022 को आपका ईयर एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो पीरियड है वो कौन सा है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब इस पीरियड के दौरान जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लॉस हुआ तो लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और इस पीरियड के दौरान दैट इज कॉल्ड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ठीक है जी। लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी। सच प्रॉफिट और लॉसेस दो बिलोंगिंग टू द कंपनी और पेबल बाय इट आर द कैपिटल नेचर, ठीक है जी। इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज देम सेपरेटली फ्रॉम द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको क्या है, आपको सेपरेटली शो करना होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। इसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए जी, अब बहुत ही एक आपको सिंपल किससे चार्ट के थ्रू बताते हैं कि इसका करना क्या है। इतना तो पता लग गया कि एक्चुअल में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इस चैप्टर का पर्पस। अब हम करने क्या वाले हैं, ये आपको मेरे ख्याल से आपको समझ लग गया होगा कि भाई हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है ये किसके ऊपर है, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी बिजनेस किया, इनकॉर्पोरेशन से पहले हमने जो भी बिजनेस किया, उस बिजनेस करने से जो प्रॉफिट या लॉस आया, उसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने का काम इस चैप्टर का है। इस चैप्टर के थ्रू हम लोग वही जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अलग ही होगा। जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होगा मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसका ट्रीटमेंट अलग से होगा, सेपरेट होगा, ठीक है जी। उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, फ्री रिजर्व में, बैलेंस शीट में, ठीक है ना। पर यहां पर डिफरेंट है। चलिए, प्री इनकॉर्पोरेशन अगर प्रॉफिट हुआ, अब आपको पता है या तो फिर प्रॉफिट हो सकता है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, या दूसरा क्या होता है लॉस प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी। अगर तो हुआ प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन, अगर हुआ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, फिर आपके पास दो ऑप्शन है। या तो फिर आप क्या करोगे, क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो क्या है हमारा
बिजनेस शुरू हुआ नहीं। अब एक याद होगा आपको, हमने चैप्टर किया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो हमारा इनकम होती थी प्रायर टू द डेट ऑफ परचेज, उसको हम क्या करते थे, रिडक्शन करते थे ना वैल्यू ऑफ एसेट में से, उसको हम क्या करते थे, वैल्यू ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस कर देते थे। आ गया ना याद, ठीक है। अब यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट है बिजनेस कमेंस होने से पहले का, मतलब बिजनेस कमेंस से मतलब यहां पर है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। लायबिलिटी साइड मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है। अगर हमारे पास बैलेंस शीट में गुडविल है, दूसरी ऑप्शन होती है हमारे पास, हम क्या करते हैं, क्रेडिट टू द गुडविल कर देते हैं। आपको क्या सर, गुडविल तो डेबिट होती है, गुडविल एसेट है। अब गुडविल को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। या जब एसेट को राइट ऑफ करते हैं तो वो क्रेडिट ही होगी ना। अगर आप लोग क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री होती है उसकी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होती ना। बिल पेबल की हम पेमेंट करते हैं, बिल पेबल टू बैंक, यही होता है ना। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी मतलब जो रिजर्व्स हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं, किसके साथ, गुडविल के साथ। गुडविल हमारी एसेट थी, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। गुडविल क्या होती है, एसेट, एसेट क्या होती है, डेबिट। अब उसको राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब बुक्स में से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। बुक्स में से जब निकाल रहे हैं इसका मतलब है डेबिट वाली चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट वाली चीज क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, मतलब गुडविल पहले डेबिट हुई होगी, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, बुक्स में से निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग द क्या, गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर नंबर 1 आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व, या फिर क्रेडिट टू द गुडविल अकाउंट। ओके जी, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगर लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया इनकॉर्पोरेशन से पहले, बिजनेस जब एक्वायर किया था उस डेट से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक जो पीरियड है, उस पीरियड में हमें लॉस हो गया। लॉस का हम लोग पहला ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, डेबिट टू द P&L, तो नॉर्मली होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं लॉस को, ठीक है जी। दूसरा, डेबिट टू द लॉस प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन एंड शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। अब इस लॉस को जैसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट शो करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, शेयर तो अब होते नहीं, डिबेंचर, ठीक है ना, अंडर राइटिंग कमीशन, ये लोग हम एसेट साइड शो करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके ऐसे ही लॉस प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन को भी हम लोग क्या है, बैलेंस शीट की एसेट साइड शो कर सकते हैं, ठीक है ना, बैलेंस शीट की एसेट साइड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। या फिर क्या कर सकते हैं, डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, गुडविल को डेबिट कर सकते हैं, मतलब मान लेंगे कि जो लॉस है ना, ये लॉस जो है, जो हमारे को लॉस झेलना पड़ा है इनकॉर्पोरेशन से पहले का, ये भाई उस कंपनी जो हमने बिजनेस एक्वायर किया था, उस बिजनेस की गुडविल हमें पे ऑफ करनी पड़ रही है। डेबिटेड टू द गुडविल का मतलब यही बनता है ना कि भाई आपने एक बात बताओ, आपको याद होगा डिबेंचर में हम लोगों ने फाउंडेशन में किया हुआ है, +2 में कर रखा है, बीकॉम में कर रखा है, ठीक है ना। वहां पे एक टॉपिक याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने, मान लीजिए एक कंपनी ने किसी बिजनेस एंटिटी की एसेट खरीदी, 1 लाख रुपए की एसेट थी, उसके बदले में अपने 1,20,000 के 1,20,000 के डिबेंचर इशू कर दिए। कंपनी ने 1 लाख की एसेट के बदले में अपने 1,20,000 के डिबेंचर इशू कर दिए। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितना, 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कितना हो गया, 1,20,000। एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वेंडर 1,20,000। अब इसका मतलब क्या है, ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हमने पे करे हैं वो किस चीज के पे करे हैं, गुडविल के करें। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते थे, बैलेंसिंग फिगर 20,000। हम लोग क्या मानते थे कि भाई ये जो 1,20,000 में 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हम लोग पे कर रहे हैं,
20,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये जो 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस चीज की है, वो गुडविल के नाम पे हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है ना। वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट पे कर रहे हैं हम लोग किस चीज के नाम पे कर रहे हैं, गुडविल के नाम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर है कि भाई जो इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीरियड था उसमें जो हमने बिजनेस किया, उस बिजनेस में हम लोगों ने क्या किया, लॉस झेला, उस लॉस को या तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डेबिटेड टू द पी एंड एल कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको एसेट साइड शो कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको हम क्या करेंगे, गुडविल के साथ एडजस्ट कर देंगे, मतलब गुडविल क्रिएट कर देंगे, डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। चलिए जी, ये तो हमारा क्या हो गया कि क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है किस चीज का, प्रॉफिट या लॉस प्राइर टू द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी। चलिए जी, आगे चलते हैं जी। अब सबसे मेन चीज आई, हम लोगों को सबसे मेन काम यहां पर क्या है, ये तो लास्ट ट्रीटमेंट था, ये लास्ट रिजल्ट आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, उसका क्या करना है, जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का क्या ट्रीटमेंट करना है, कहां पे ट्रांसफर करना है, वो हम लोग बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट कैसे होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा किस बेसिस पर, एक्सपेंसेस इनकम किस बेसिस पर बांटे जाएंगे, वो बताया जा रहा है अब इस टेबल के जरिए, कि आपको वो जो एक्सपेंडिचर हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो एक्सपेंडिचर आपको रिकॉर्ड करने हैं वो किस तरीके से एलोकेट करने हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। कि भाई ये जो मान लीजिए रेंट पे किया आपने, सैलरी पे करा, एक्सपेंसेस कोई भी स्टेशनरी प्रिंटिंग कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर आपने पे किया, उस एक्सपेंडिचर को प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, दो जो आपके पास यहां पर एरियाज हैं, उन एरिया में किस तरीके से एलोकेट करना है, राइट। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पे, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट या एलोकेशन। भाई किस बेसिस पर हम लोग क्या है, एक्सपेंसेस को अपोर्शन करेंगे, एलोकेट करेंगे, किसमें, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को कौन सी रेशो में, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, मान लीजिए आपने जीपी और ग्रॉस लॉस निकाला, उसको एक कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके थ्रू आपने जीपी निकाल लिया, वो जीपी जो है वो कौन सी रेशो में एलोकेट हो जाएगा, प्री और पोस्ट में, सेल्स रेशो में, ठीक है जी। सेल्स रेशो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, रिस्पेक्टिव पीरियड मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब नंबर वन क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो कौन सी रेशो में एलोकेट होगा, सेल, ग्रॉस प्रॉफिट सेल टर्नओवर रेशो में एलोकेट होगा प्री और पोस्ट में, ठीक है जी। चलिए जी, नंबर दो है वेरिएबल एक्सपेंसेस लिंक विद द टर्नओवर, वेरिएबल एक्सपेंसेस लिंक विद द टर्नओवर, फॉर एग्जांपल कैरियज या कार्टेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन टू द सेलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एजेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेट, ब्रोकरेज, सेल्स कमीशन। मतलब क्या है, जो सेल के एक्सपेंसेस होंगे, सेल्स के रिलेट जो करते हैं, जैसे कि सेल्समैन की कमीशन है, सेल्समैन की सैलरी है, कैरियज आउटवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, बैड डेट है, डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है ना। ये जो सारे खर्चे होते हैं ये हमारे एलोकेट होते हैं किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है जी। किस रेशो पे, सेल की रेशो में, जो सेल्स के रिलेटेड खर्चे होते हैं, जो सेल्स के साथ जुड़े हुए संबंध रखने वाले खर्चे, एक्सपेंडिचर, वो किस रेशो में एलोकेट होंगे, प्री और पोस्ट का जो भी रेशो आएगा, सेल्स रेशो मतलब टर्नओवर रेशो जो आएगा उस बेसिस पर, ठीक है जी। ये हमारा जो जीपी था, या तो फिर क्या था, सेल्स रेशो या फिर सीओजीएस, वही है। अगर सीओजीएस देखो ना, जीपी रेशो, जीपी बड़ा सिंपल बताया हुआ है, अगर आपके पास सेल्स रेशो है
तो सेल्स रेशो। अगर सेल नहीं है आपके पास, COGS है, तो फिर COGS के बेसिस पर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेल भी नहीं है, COGS भी नहीं है, फिर तो मजबूरन भैया किस बेसिस पे बांटना पड़ेगा, टाइम रेशियो पे बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन रिस्पेक्ट पीरियड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्नओवर एंड COGS। मतलब क्या है, नॉर्मली आपको मैक्सिमम केसेस में सेल दी होगी, तो उस केस में आपको जीपी जो है किस रेशियो में एलोकेट करना है, सेल्स रेशियो पर। अगर जीपी नहीं दिया हुआ तो COGS में, अगर COGS भी नहीं दिया हुआ तो फिर लास्ट आपके पास चारा क्या होगा, लास्ट आपके पास सॉल्यूशन क्या है, टाइम रेशियो के बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर जो एक्सपेंसेस हैं वो एलोकेट कर दिए जाएंगे प्री पोस्ट में। सिंपल है, पहला हो गया जीपी, दूसरा हो गया सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन की सैलरी, फ्रेट आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, ब्रोकरेज, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ये सारे खर्चे जो सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रैवलिंग, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ये किस रेशियो पे, सेल्स रेशियो पे बढ़ जाएंगे। नंबर 3 पे आते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस। अब फिक्स एक्सपेंसेस कौन से, सैलरी, रेंट, राइट, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन, टेलीग्राम, डेप्रिसिएशन, जो मतलब क्या है पीरियोडिकल बेसिस पर होते हैं, वो किस बेसिस पर बांटे जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशो। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशो। मतलब क्या है, जैसे कि रेंट है, रेंट यार 12 महीने, चाहे उनको क्या मतलब होगा कि भाई प्री इनकॉर्पोरेशन कंपनी की हुई है, मैंने आपको एक, मान लीजिए आपने बिल्डिंग रेंट पे ली, ठीक है, मेरे से, वो बिल्डिंग आप इनकॉर्पोरेशन से पहले और इनकॉर्पोरेशन से बाद का रेंट तो सेम ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई इनकॉर्पोरेशन आपने करवाई नहीं है तो रेंट ज़्यादा है या कम है, बाद में कम है या ज़्यादा है चेंज कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो बात अलग है, आपका एनुअली रिवाइज होता है रेंट, आप इंक्रीमेंटल हो जाती है, वो बात अलग है, सेकेंडरी है। बट ऐसा तो नहीं होगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ और, पोस्ट के लिए कुछ और। ठीक है ना, तो मोस्टली जो फिक्स एक्सपेंस होता है किस बेसिस पर, टाइम रेशियो में एलोकेट हो जाएंगे। जब सेपरेटली अगर क्लियर बोल ही दिया, मान लीजिए रेंट है, सपोज कीजिए उन्होंने बोला कि भैया 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का रेंट 8,000 पर मंथ था, 8,000 पर मंथ था। 1 जनवरी 2021 से जो रेंट है 8 से बढ़कर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल मैंने क्या लिया आपको, एक अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 20, इंटरेस्ट कितना है, सॉरी रेंट कितना है, 8,000 पर मंथ। ठीक है जी, अब उसके बाद 1 जनवरी 21 से जो रेंट जो है बढ़ के कितना हो गया, 10,000 पर मंथ हो गया। ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन कब हुई है, 1 अक्टूबर 2020 को हुई है, 1 अक्टूबर 2020 को हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपका जो रेंट है 1 जनवरी, सॉरी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30/9/2020 और 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020। ठीक है, पहला जो पीरियड था उसमें कितना था, 8,000, और इसमें कितना होगा पर मंथ, 10,000 हो जाएगा। और जो बाद वाला बचेगा 3 महीने का, ठीक है, बाद वाला 3 महीने का बचेगा, उसमें कितना हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन हमारी कब हुई थी, 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, मतलब क्या है आपका, सॉरी 31 मार्च 2021, यहां पर हम चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि उसके बाद तो सेम ही रहेगा ना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, 31 दिसंबर 20,
8,000, ठीक है। अब 1 जनवरी 2021 से 10,000 हो जाएगा। अब देखिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो था, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा था? हमने इनकॉर्पोरेशन कब करवाई है? इनकॉर्पोरेशन करवाई है 1 अक्टूबर 2020 को। 1 अक्टूबर 2020 को हमने इनकॉर्पोरेशन करवाई है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब इससे पहले वाला रेंट जो पे करा वो हमने कितना पे करा? साफ साफ बोल दिया कि 8,000 था पहले, ठीक है। तो इसका मतलब है, मान लीजिए 1 अप्रैल को ही हमने 1 अप्रैल को ही बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। और 30 सितंबर तक 30 सितंबर तक सॉरी इनकॉर्पोरेशन करवाई हमने 1 अक्टूबर को, ये मैं लिख देता हूं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये डेट ऑफ चेंज है, ठीक है जी। चेंज इस डेट को हुआ, चेंज हमने करा 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन कब हुई है? 1 अक्टूबर 2020 को। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6 महीने का जो रेंट होगा वो कितना होगा? 6 महीने का रेंट जो होगा, जो प्री पीरियड में होगा, 6 इंटू 8,000 कितना हो गया? 48,000 हो गया। अब आते हैं पोस्ट में। अब पोस्ट में उन्होंने बोला हुआ है कि भैया 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक तो कितना रहेगा? 8,000 ही रहेगा। 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। 3 इंटू 8,000 24,000। और अगले जो 3 महीने बचे हैं उसमें कितना होगा? 3 इंटू 10,000, तो ये हो गया 30 प्लस 24 54,000। तो लीजिए इस तरीके से रेंट जो है प्री और पोस्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अगर क्लियर नहीं बोला हुआ कि सिंपल बोला हुआ कि रेंट इतना है, अगर बोल दिया होता क्वेश्चन में कि रेंट भाई दोनों को अगर मिला के अगर आप बोलो कि भाई कितना रेंट बनता है, 10,000 पर मंथ है, ठीक है, 10,000 पर मंथ है, तो सिंपल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? टाइम बेसिस पर बढ़ जाएगा। 10,000 महीने का है, ठीक है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 6 महीने बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ? 6 मंथ का प्री हो गया, 6 मंथ का पोस्ट हो गया। मतलब 10,000 इंटू 6 60,000 प्री इनकॉर्पोरेशन का और 60,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। तो मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात ये हुई, जो फिक्स खर्चे होते हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग है, ये जो खर्चे होते हैं ये किस बेसिस पर हैं? टाइम रेशियो पर एलोकेट होंगे। नंबर 4, एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब कहते हैं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली रिलेट करते हैं इसके साथ, प्री के, मतलब वो इनकॉर्पोरेशन से पहले ही हुए होते हैं। ऑब्वियस है, फिर तो वो प्री में ही जाने चाहिए सारे के सारे, ठीक है जी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल, ठीक है जी। ये जो इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल है, या फिर कोई सैलरी पे करी है वेंडर को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज टू द प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो जाएगा। बट इफ द पीसी इज नॉट पेड ऑन टेकिंग ओवर द बिजनेस, परचेज कंसिडरेशन जो होगा, मतलब जिसका हमने बिजनेस एक्वायर किया है, मान लीजिए मैंने एक्स लिमिटेड ने आपका बिजनेस एक्वायर किया है, ठीक है, आपकी परचेज कंसिडरेशन नहीं पे करी, ठीक है, तो उस केस में कहते हैं जो इंटरेस्ट होगा फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड इज चार्ज टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है जी। नॉर्मली, अब क्लियर बोलता हूं सिंपल आसान भाषा में, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली चार्ज टू द क्या होते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल है, या वेंडर को सैलरी पे करी हमने, तो अगर नहीं कुछ लिखा तो इसका मतलब है, सिंपल लिखा है सैलरी पे टू द वेंडर, इंटरेस्ट पे टू द वेंडर। वेंडर कौन होता है? जिसका हमने बिजनेस एक्वायर किया, जिसका हमने बिजनेस एक्वायर किया है उसको हम वेंडर बोलते हैं, सेलर मतलब, ठीक है। तो सेलर को हमने क्या पे करा है?
इंटरेस्ट पे किया है उसको हमने सैलरी पे करी है काम करने की, तो वो क्या होगा, ऑब्वियस है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा, क्योंकि आपने कंपनी जब बन जाती है तो वहाँ पे वेंडर वेंडर थोड़ी ना कोई होते हैं, वहाँ पे तो मेंबर है, कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर है, डायरेक्टर है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट का मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर हैं, ठीक है, वेंडर वेंडर कोई नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो एक्सक्लूसिवली चार्ज किसको हो जाएंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को। अब मान लीजिए पीसी तय हो गई, 10 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन आपको बोल दी गई, पर इनकॉर्पोरेशन की डेट तक पीसी नहीं पे की गई। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली आपको कि इनकॉर्पोरेशन कब हुई, 30 सितंबर को इनकॉर्पोरेशन हो गई, ठीक है। अब आपको जो पेमेंट की गई है वो 31 दिसंबर 2020 को की गई है, आपको जो पेमेंट की गई है 31 दिसंबर 2020 को करी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि भैया 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का जो इंटरेस्ट पे होगा पीसी के ऊपर, वो इंटरेस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चार्ज हो जाएगा, बस वो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। क्लियर है जी। अदरवाइज वो किस में रहेगा, एक्सक्लूसिवली किसको चार्ज हो जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को एक्सक्लूसिवली चार्ज हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। अब एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो वो क्या होंगे, चार्ज टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब कौन से खर्चे हैं जो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही होते हैं। नंबर 1 फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। अब डिवेंचर तो कंपनी इशू कर सकती है ना, कोई पार्टनरशिप या पार्टनरशिप थोड़ी ना डिवेंचर इशू का कभी सुना है, पार्टनरशिप फॉर्म में डिवेंचर इशू किए हो, तो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है, फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्टर, मैंने बोला ना कि डायरेक्टर तो कंपनी में होते हैं, फॉर्म में थोड़ी ना डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर फीस है, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, शेयर इशू करने के खर्चे हैं, शेयर डिवेंचर, ये जो अंडर राइटिंग कमीशन है ये किसके खर्चे हैं, ये तो सिर्फ कंपनी में सुने हैं आपने, ठीक है ना, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है वहां पे ये चीजें सुनने को मिली नहीं कभी जिंदगी में, तो उसके खर्चे ऑब्वियस है वो कंपनी जब बन चुकी होगी, इनकॉर्पोरेट हो चुकी होगी, वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के खर्चे होंगे, ठीक है जी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर, तो मतलब क्या है, कोई भी शेयर डिवेंचर के रिलेटेड खर्चे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हैं, डिवेंचर, कोई भी डायरेक्टर की फीस है, डायरेक्टर की सैलरी है, रेम्युनरेशन है, कमीशन है, वो सारी की सारी किसमें जाएगी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगी, ठीक है जी। ये हो गए हमारे कौन कौन से, पहला टर्नओवर बेसिस पर, टर्नओवर बेसिस पे क्या था, जीपी, पहला जीपी, जीपी जो है किस बेसिस पे, टर्नओवर पे, टर्नओवर नहीं है तो सीओजीएस, सीओजीएस नहीं है तो फिर क्या होगा, टाइम रेशियो पे मजबूरन करना पड़ेगा। दूसरा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल बेसिस पर बांटने होते हैं, जैसे कि सेल्समैन की कमीशन, सेल्समैन की सैलरी, कैरियज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, ये जो सेल के रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सेल्स रेशियो में, टर्नओवर रेशियो में बांटे जाएंगे। तीसरा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो टाइम रेशियो पे बांटे जाते हैं, कौन से हैं, जो फिक्स खर्चे होते हैं, फिक्स खर्चे जैसे कि रेंट है, सैलरी है, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, ये सारे किस बेसिस पर हैं, टाइम रेशियो पर। चौथा होता है एक्सक्लूसिवली चार्ज टू द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, वो कौन से हैं, वेंडर को सैलरी पे करी है, वेंडर को इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। और पांचवें नंबर पे एक्सक्लूसिवली चार्ज टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी बनने के बाद कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, शेयर करने इशू करने पर या डिबेंचर इशू करने पर कोई खर्चा हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हुए हैं, डायरेक्टर को फीस पे करी है, अपना मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस हैं, ठीक है, ये सब कुछ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे। अब आते हैं जी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, ऑडिट फीस, हम लोगों की सबसे अच्छी कमाई, ठीक है जी। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस को इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली चीज है, टेक्निकल है, इसलिए अच्छे से सुनिएगा। फॉर कंपनी ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट, ऑडिट फीस का क्या ट्रीटमेंट होगा, जो ऑडिट हम कंपनी ऑडिट कर रहे हैं,
ऑडिट कर रहे हैं, अंडर द कंपनी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो क्या हो जाएगा, कंपनी ऑडिट जो होगा वो चार्ज टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो जाएगा। कंपनी ऑडिट नाम ही पता लग रहा है यार, कंपनी ऑडिट मतलब क्या है, कंपनी बनने के बाद का ऑडिट। जब इनकॉर्पोरेशन हुई नहीं तो वो कंपनी तो है ही नहीं, जब कंपनी नहीं है तो कंपनी ऑडिट नहीं, कंपनी ऑडिट नहीं है तो उसका खर्चा भी क्यों उसको पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जो कंपनी ऑडिट होगा वो कंपनी का होगा, कंपनी कब होगी, जब इनकॉर्पोरेशन हो चुकी होगी। इसका मतलब है होली चार्ज टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है ना। कई बार क्या है, कोई प्रोविजन भूल भी जाए तो लॉजिक लगा लेना, बहुत, तभी मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान सिंपल चैप्टर है। दूसरा टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44A(b), तो फिर उस केस में क्या होगा, टैक्स ऑडिट के केस में ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टैक्स ऑडिट जो होगा, टैक्स ऑडिट की जो फीस होगी प्रोफेशनल की, वो प्री और पोस्ट में, क्योंकि टैक्स ऑडिट तो प्रोप्राइटरशिप फर्म का भी होता है, पार्टनरशिप फर्म का भी होता है, कंपनी का भी होता है, इसलिए टैक्स ऑडिट एनुअल होगा। अब वो जो एनुअल फीस पे करोगे आप सीए को, वो प्री और पोस्ट में बढ़ जाएगी उनकी सेल रेशियो पे, टर्नओवर रेशियो पे वैसे, ठीक है जी, ओके है जी। चलिए जी, उसके बाद लास्ट है इंटरेस्ट ऑन पीसी टू द वेंडर, ठीक है जी। परचेज कंसिडरेशन के ऊपर इंटरेस्ट है जो वेंडर को हम पे करते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं वैसे तो। फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो तो सिंपल ही है भाई, जिस डेट को बिजनेस हमने एक्वायर किया था, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में लिया 1 अप्रैल 2020 को हमने बिजनेस एक्वायर किया, एक्वायर बिजनेस किया वेंडर से, किसने, प्रमोटर्स ने, ठीक है। और इनकॉर्पोरेट कब हुई, 30 सितंबर को, मतलब पहले जो 6 मंथ थे उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो सारा का सारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा। अब मान लीजिए हमने जो पीसी की जो पेमेंट थी वो 31 दिसंबर 2020 को पे कर दी, 31 दिसंबर 2020 को हमने इंटरेस्ट की पेमेंट और पीसी की पेमेंट कर दी, तो जो बाकी 3 महीने बचेंगे ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, वो जो इंटरेस्ट होगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा, ठीक है जी, करेक्ट है। और उसके बाद का फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द डेट ऑफ पेमेंट, क्या बोला मैंने, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, सिंपल है जी। चलिए, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कहते हैं इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है ये कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, नंबर 1 राइटिंग ऑफ द गुडविल ऑन द एक्विजिशन, ठीक है ना, गुडविल जब हम एक्वायर करते हैं उसके टाइम पे हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, ओवर वैल्यूड एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, पेइंग अब पार्टली पेड अप शेयर इशू करने के लिए, ठीक है ना, मतलब जो बोनस शेयर है पार्टली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स को, ठीक है जी। ये तो हो गया कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, ओवर वैल्यूड एसेट को पार्टी बेटा बोनस या बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है। अब जो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज है वो क्या हो जाएगा, इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट दैट इज गुडविल, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लॉस प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन को हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 3 आपको बताए थे मैंने, ठीक है जी। या तो फिर डेबिटेड टू द P&L, या फिर लॉस प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन अंडर द बैलेंस शीट एसेट साइड, या फिर क्रेडिट टू द गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। इट कैन बी यूज्ड फॉर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, या फिर जैसे मैंने बोला कि P&L के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, या फिर गुडविल एडिशन टू द गुडविल ऑन एक्विजिशन, ठीक है, राइटिंग ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है जी, करेक्ट है जी। ये आपका हो गया प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना
वो इस चैप्टर में होती है रेशोज। दो रेशोज होती हैं, जैसे आपने देखा कि भाई खर्चे जो सभी खर्च एक्सपेंसेस थे वो दो बेसिस पर, वैसे तो 5 बेसिस थे, छः टोटल थे आपके पास जिसको हम बांटते थे। पहला जीपी सेल बेसिस पर, फिर कुछ एक्सपेंसेस जो सेल के रिलेटेड हैं वो सेल्स रेशियो पर, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो टाइम बेसिस पर, कुछ खर्चे जो ऐसे हैं जो होली चार्ज टू द होली एंड एक्सक्लूसिवली चार्ज टू द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पांचवा था होली एंड एक्सक्लूसिवली चार्ज टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। छठा था ऑडिट फीस। ऑडिट फीस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपनी ऑडिट है वो कहाँ पर सीधा चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा। और जो टैक्स ऑडिट है 44AB के अंडर, उसका क्या होगा, प्री और पोस्ट में आपस में बढ़ जाएगा। प्री और पोस्ट में आपस में बढ़ जाएगा किस बेसिस पर, सेल्स मतलब टर्नओवर बेसिस पर। मतलब देखा जाए आपको कौन सी दो चीज़ें वर्किंग नोट बनाने के लिए जरूरी कंपल्शन हो गई, एक सेल रेशो एक टाइम रेशो। बस अब इस लेक्चर में हम वही सेल रेशो और टाइम रेशो के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लॉयन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2011 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मैसर्स हैप्पी विद एसेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2001। ठीक है जी, लॉयन लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट कब करवाया बिजनेस, 1 अगस्त 2011 को। उन्होंने बिजनेस जो एक्वायर किया था वो कौन सी डेट को कराया था, 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है जी, अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च 2012 को। ठीक है जी, उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, चलिए उन्होंने पूछा क्या है, टाइम रेशो और सेल रेशो बतानी है प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की। चलिए नंबर 1 आप क्या आ गया, टाइम रेशो। अब इसके लिए सिंपल है बड़ी, क्या कीजिए, बिजनेस कब आपने हैप्पी से एसेट्स कब ली हमने, 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है जी, और बिजनेस इनकॉर्पोरेट कब हुआ, 1 अगस्त 2011। और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2012। मतलब क्या है, ये जो पीरियड है ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। ठीक है जी, ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है और ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब ये कितने महीने हो गए, 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हो गए। और ये 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 ये हो गए और 3 अगले, 5 और 3 8 महीने हो गए पूरे 12 जी। ठीक है जी, तो रेशो क्या हो गई जी, टाइम रेशो। फोर मंथ इज टू 8 मंथ, मतलब और आप क्या बोल सकते हो इसको, 1:2 बोल सकते हैं। सिंपल है जी, ये आपका क्या आ गया, टाइम रेशियो आ गया। ठीक है जी, 1:2 टाइम रेशियो हो गई। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, सेल्स रेशियो पूछी गई है। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में ये चीज़ जब लॉन्ग क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा आपको 8 से 10 मार्क्स का, तो आपने इस तरीके से निकालना है। ठीक है, वर्किंग नोट में टाइम रेशियो इसी तरीके से निकालनी है। दूसरा आते हैं आपका सेल्स रेशियो, कहते हैं एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ। फर्स्ट 4 मंथ की जो एवरेज सेल है वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग द ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ। कहते हैं जो पहले 4 मंथ की जो सेल थी ना वो ट्वाइस थी एवरेज मंथली सेल से ड्यूरिंग द ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ। पहले 4 महीने की सेल अगले 8 महीने से क्या थी, डबल थी। ठीक है,
अब वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। सेल्स रेशो, अब सेल्स रेशो में बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए ये आपका एक एक मान लीजिए, आप एवरेज सेल को एक मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। ये आपके कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। अब उन्होंने क्या बोला था कि जो एवरेज मंथली सेल फर्स्ट 4 मंथ की क्या है, वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ। मतलब जो पहले 4 महीने हैं उनकी बाकी के 8 महीने से डबल सेल है। मतलब जो पहले 4 हैं उसमें कितने हैं? एक नहीं 2 है, डबल है। तो एवरेज कितनी थी? 1 थी। तो पहले महीने में भी डबल हो गई, दूसरे महीने में भी डबल हो गई, तीसरे में भी डबल हो गई, चौथे में भी डबल हो गई। सिंपल है, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन कौन से महीने में हुई है? इनकॉर्पोरेशन हुई है आपकी 1 अगस्त 2011 को, ठीक है। ये कौन सा महीना था? ये अप्रैल का था, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है जी। 1 अगस्त को ये मतलब 31 जुलाई तक की सेल चाहिए अपने को। 31 जुलाई तक की सेल ये वाली, और ये पोस्ट वाली सेल, ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ, ये प्री की सेल हो गई, ये पोस्ट की सेल हो गई, ठीक है। तो प्री की सेल का टोटल कितना हो गया? 2 × 4 8 हो गया। और पोस्ट की सेल कितनी है? 8 महीने ही है। तो ये 8 ही हो गया, 8:8। तो ये हो गया, या फिर 1:1। सिंपल है। ये आपका क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, जिसमें आपको क्या पूछा था? 2 चीजें पूछी थी, एक टाइम रेशो, दूसरा सेल्स रेशो प्री और पोस्ट की, ठीक है जी। टाइम रेशो प्री की कितनी है? 1, पोस्ट की 2। सेल रेशो प्री की भी 1 है, पोस्ट की भी 1 ही है, ठीक है जी। सिंपल है। मतलब क्या है, आपको बाइफरकेट कर लेना है बड़े सिंपल तरीके से, ठीक है जी। फटाफट सॉल्यूशन को कॉपी कीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? डी लिमिटेड incorporated on 1st April 2007 took over the running business on from 1st January 2007, ठीक है जी। बिजनेस 1 जनवरी को एक्वायर किया, इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल को, और कंपनी प्रिपेयर इट्स फाइनल अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर 2007, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2007 को वो अकाउंट बना रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेल रेशियो प्री एंड पोस्ट। ठीक है जी, सेल रेशियो निकालनी है प्री और पोस्ट की। सेल फॉर द जनवरी 2007 टू द दिसंबर 2007 कितनी थी? 4,80,000 थी। ठीक है जी, एक काम करते हैं, इन्होंने टाइम रेशियो पूछी नहीं है पर फिर भी हम लोग सॉल्यूशन में नंबर 1 निकालेंगे टाइम रेशियो। ठीक है जी, टाइम रेशियो एज इट इज ऐसे ही बनेगा। बिजनेस कब एक्वायर किया हमने? 1 जनवरी 2007 को। ठीक है जी, उसके बाद इनकॉर्पोरेट कब हुआ बिजनेस? 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है जी, और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर 2007 को। ठीक है जी, सिंपल है। ये डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस था, साफ साफ लिख देते हैं, आसान हो जाएगा आपको भी। डेट ऑफ एक्विजिशन, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये ईयर एंड। ठीक है जी, सिंपल है समझना। अब देखिए ये जो पीरियड होगा ये कौन सा हो गया? प्री हो गया जी। और इसके बाद वाला जो हो गया ये आपका कौन सा हो गया? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया। ठीक है जी, ये आपका प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया। मतलब 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो 3 महीने प्री के हो गए और बाकी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने बनते हैं? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स हो गए पोस्ट के। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? 3:9। ये आप क्या बोलते हो? 1:3। ठीक है जी, इन शॉर्ट 1:3 लिखेंगे हम लोग आंसर में। 1:3 आंसर हमारा होगा इसका टाइम रेशियो का आंसर। ठीक है जी, सिंपल था जी, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा सेल्स रेशियो, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। ठीक है जी, सेल्स रेशियो, टोटल सेल नंबर 1 बताई गई है जनवरी से लेकर पूरे साल की 4,80,000। ठीक है, ठीक है। सेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ट्वाइस ऑफ द एवरेज सेल फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, इक्वल टू द एवरेज सेल ऑफ 4 मंथ, May to the August, 1/4 of the each of the sale each of the month, and sale for the month of October and November 3 times of the average sale। अब एवरेज सेल एवरेज सेल एवरेज सेल बार बार बोला जा रहा है, पूरे क्वेश्चन में एवरेज सेल वर्ड यूज किया जा रहा है। पहले आपको बता दी टोटल सेल कितनी है? 4,80,000। ठीक है, इसका मतलब है एनुअल सेल आपको बता दी गई है आपको एनुअल सेल बता दी गई है। एनुअल सेल कितनी है? $4,80,000। एवरेज सेल एवरेज सेल हो गई आपकी 4,80,000। कितने महीने की? 12 महीने की। 4,80,000 डिवाइड बाई 12 होता है आपका 40,000। ठीक है जी, तो 40,000 रुपये मंथली मासिक सेल हो गई, 40,000 एवरेज सेल हो गई। ठीक है जी, अब पूरे साल में महीने कितने होते हैं जी? 12। तो चलिए पहले महीने लिख लेते हैं आसान तरीके से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए कैलेंडर हमने लिख दिया पूरा का पूरा। चलिए एक एक करके लिखेंगे, पढ़ेंगे। हाईलाइटर उठा लेता हूँ साथ में मैं। सेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ट्वाइस ऑफ द एवरेज सेल। तो पहली लाइन यहाँ पे खत्म हो गई। जनवरी की सेल कितनी है? एवरेज सेल का डबल है, ट्वाइस। तो मतलब एवरेज सेल कितनी थी? 40,000। तो जनवरी के महीने की सेल कितनी हो गई? 80,000 रुपये। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलें फिर आगे। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इक्वल्स टू द एवरेज सेल फॉर 4 मंथ। सॉरी, इसको हम इक्वल्स टू द एवरेज सेल, ये यहां पर कोमा है, ठीक है जी। जो फरवरी की सेल है वो एवरेज सेल के बराबर है, एवरेज सेल के बराबर है। एवरेज सेल कितना है जी आपका? फरवरी की सेल एवरेज सेल है, एवरेज सेल कितना है? 40,000। ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए जी फिर आगे। आगे क्या बोलते हैं? फॉर 4 मंथ, मई टू अगस्त। फॉर 4 मंथ, मई टू अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है। 1/4 ऑफ द एवरेज ऑफ ईच मंथ। फॉर 4 मंथ, मई टू अगस्त, मई से लेकर अगस्त तक एवरेज सेल कितनी थी? 40,000। 40,000 का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 40,000 का, 40,000 का 1/4 कितना होता है? 10,000। तो इसका मतलब है मई से लेकर अगस्त तक, मई से लेकर अगस्त तक एवरेज सेल का कितना हो जाएगा? 1/4। एवरेज सेल कितनी थी? 40,000। 40,000 का 1/4 10,000। ठीक है। तो 10,000 10,000 हो जाएगी मई से अगस्त तक। ये मई हो गया। मई की 10,000, जून की 10,000, जुलाई की 10,000, अगस्त की 10,000। ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए जी आगे चलते हैं अब। एंड सेल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज सेल। अक्टूबर नवंबर की जो सेल है ना, अक्टूबर नवंबर की जो सेल है वो ट्रिपल है। क्या है? 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज सेल, अक्टूबर नवंबर। तो ये आ गया अक्टूबर नवंबर। एवरेज सेल कितनी थी? 40,000। 40,000 इंटू 3 होता है 1,20,000। ठीक है जी। अब टोटल सेल कितनी होनी चाहिए थी? टोटल सेल तो होनी चाहिए थी 4,80,000, 4,80,000। अब बाकी सेल के बारे में कहीं कुछ बताया नहीं हुआ, कहीं भी कुछ बताया नहीं हुआ कि बाकी सेल कैसे है, किस तरीके से है, कुछ नहीं बोला हुआ। ठीक है। अब बाकी सेल कितनी है कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सेल्स एनुअल कितनी थी? 4,80,000। 4,80,000 में से माइनस करेंगे 80,000 जनवरी का, फेब्रुवरी का 40,000, और मई से लेकर अगस्त तक 10,000 थी, तो 4 महीने की 40,000 हो गई। 40,000 ये माइनस कर दिया। फिर अक्टूबर नवंबर की 120 कितना हो गया? 240, माइनस कर दिया 240। तो ये कुल मिला के बचा मेरे पास 80,000 अभी भी पड़ा है। 80,000 अमाउंट है। और कितने मंथ हैं? 1, 2, 3, 4। कितने मंथ हैं? 4 मंथ हैं। तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 80,000 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 20,000। तो एवरेज कितना हो जाएगा? अब हर महीने में कितना लिख देंगे? 20,000, जहां जहां पे कुछ नहीं क्वेश्चन में बोला गया। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। दैट्स इट।
अब आगे क्या बचा है जी, बस अब इसकी रेशियो बना देते हैं। 1 जनवरी से 1 अप्रैल, मतलब पहले जो 3 मंथ थे, पहले जो 3 मंथ हैं वो प्री हैं, बाकी वाले 9 पोस्ट हैं। तो पहले वाले 3 कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च प्री इनकॉर्पोरेशन के हैं। तो ये प्री की सेल कितनी हो गई जी, प्री की सेल होती है 80 + 20 1 लाख, 1 लाख + 40,000 140। तो लीजिए प्री की सेल कितनी हो गई, 1,40,000। अब एक सिंपल सी बात है यार, पोस्ट की सेल कितनी होएगी, आप लीजिए पोस्ट की सेल सिंपल है यार। अब टोटल 480 है, 480 में से 140 लेस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, 340 बच जाएगा, 3,40,000 बच जाएगा ना। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, 20 और 40 60, 60 + 20 80, 80,000 प्लस 120 120 240 प्लस 240 प्लस 20, दैट्स इट, दिस इज 3,40,000। ठीक है जी, 3,40,000 हो गया। प्री कितना था, 140। तो रेशियो क्या हो गई, तो यहां पर रेशियो जो आपकी आ गई, टर्नओवर रेशियो ये आ गई 1,40,000 इज टू 3,40,000। तो 4 जीरो के साथ 4 जीरो आपस में कट गई है, तो 14:34 बचा, या फिर आप इसको बोल सकते हो 7:17, 7:17। ठीक है जी, 7:17, जैसे मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, जहां आपको खुशी मिले, सिंपल था बड़ा। बस देखिए एक एक वर्ड को मैंने अच्छे से पढ़ा। सबसे मेन बात क्या होती है, यहाँ पर हमने वर्डिंग अच्छे तरीके से, जो उनके एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, फीलिंग क्या है, राइटर की फीलिंग समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछने वाले की आपको फीलिंग समझनी पड़ेगी, एक्चुअल में वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है। बाकी आपको क्या है, उसको तोड़ना है। ठीक है ना, तो फटाफट सॉल्यूशन को कॉपी कीजिए, प्री और पोस्ट, फिर हम अपने एक और क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा तो नहीं गया था कि भाई अपना आपकी टाइम रेशियो कितनी है, पर हमने बताया फिर भी कि टाइम रेशियो जो हमारी है वो कितनी है, 1:3 है। ठीक है जी, अब ये आपका एवरेज सेल आ गया जी, एनुअल सेल 4,80,000 था, और एवरेज सेल क्या हो गया, 4,80,000 डिवाइड बाई 12, दैट इज 40,000 पर मंथ। ठीक है जी, ये आपके चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है जी, इस लेक्चर का, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। ए लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर 2007। ठीक है जी, इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 1 सितंबर 2007 को। टू टेक ओवर द बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न, वो बिजनेस को चलाना चाहते हैं, गोइंग कंसर्न का मतलब आप समझते ही हो।
विच वॉज वर्किंग सिंस 1 अप्रैल 2007। ठीक है जी, जो बिजनेस हमने एक्वायर किया है वो चल रहा है कौन सी डेट से, 1 अप्रैल 2007 से चल रहा है। एज एन एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड डिस्क्लोज द फॉलोइंग फैक्ट्स। कहते हैं हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो टर्नओवर है पूरे साल की वो कितनी है, 80,000 रुपये है। टोटल टर्नओवर बिटवीन 1 अप्रैल टू 1 सितंबर 20,000 रुपये है सिर्फ। जीपी जो है कितना है, 30,000 है। टोटल एक्सपेंसेस जो हुए हैं ईयर एंड के वो इंक्लूडिंग 1,000 डायरेक्टर फीस टोटल 25,000 रुपये है। शेयर कैपिटल कितनी है, 75,000 की है। ठीक है जी, आप लोगों को नंबर 1 बताना गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। टाइम रेशियो सबसे पहले हमें क्या करना होता था कि कौन सी डेट से बिजनेस जो है चल रहा है, 1 अप्रैल 2007 से। दूसरा, कौन सी डेट को इनकॉर्पोरेशन हुई, 1 सितंबर 2007। और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, ऑब्वियस है स्टार्टिंग 1 अप्रैल है तो 31 मार्च को ही क्या हो रहे होंगे, हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे होंगे। ठीक है जी, तो दीजिए ये हो गया आपका प्री और ये हो गया पोस्ट पीरियड। 1 अप्रैल से 1/9 तक कितने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने हो गए। तो 5 मंथ हो गए आपके प्री के और 8 मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स हो गए पोस्ट के, हो गए 12 महीने पूरे जी। ठीक है जी, तो देखा जाए आपकी जो टाइम रेशियो है वो कितनी हो गई, 5:7। टाइम रेशियो कितनी है, 5:7। दूसरा दूसरा हमें क्या निकालना होता है, सेल्स रेशियो। टर्नओवर रेशियो, सेल के बारे में उन्होंने क्या बोला है, टोटल सेल कितनी है, 80,000 रुपये। उसमें से बोला है 1 अप्रैल टू 1 सितंबर, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन की 20,000 और पोस्ट की कितनी है, 60,000। तो सेल रेशियो आपकी हो गई सिंपल, प्री की 20,000, पोस्ट की हो गई 60,000। ठीक है जी, तो 20,000 इज टू 60,000, मतलब रेशियो क्या हो गई, टर्नओवर रेशियो 2:6, क्योंकि 4 जीरो के साथ 4 जीरो कट जाएंगी। मतलब क्या हो गया, आपको स्कोर क्या बोल सकते हो, 1:3। ठीक है जी, सेल्स रेशियो 5:7, टर्नओवर रेशियो 1:3। ठीक है जी, चलिए जी, अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में टर्नओवर गिवन थी, उसका काम हो चुका है। टर्नओवर प्री की दी थी, वो भी हो गया। अब जीपी, जीपी है 30,000। अब जीपी को हम लोग क्या करेंगे, प्री और पोस्ट में बांट देंगे। ठीक है जी, चलिए ये आप बना लेते हैं शॉर्ट सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कॉलम बना लेते हैं प्री का और ये कॉलम पोस्ट का छोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, और ये टोटल का। ठीक है जी, और ये कॉलम बना देते हैं रेशियो का। ठीक है जी, जीपी रेशियो किस बेसिस पर है, टर्नओवर। ठीक है जी, टर्नओवर टर्नओवर रेशियो कौन सी थी, 1:3। ठीक है जी, और जीपी हमारा टोटल कितना था, जीपी हमारा टोटल था
30,000। ठीक है जी। अब जीपी 30,000 को 1:4 मतलब 1/4 3/4 30,000 इंटू 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 7,500 प्री का हो गया, और 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 22,500 पोस्ट का हो गया। ठीक है जी। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। ठीक है जी। एक्सपेंसेस देखिए बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं भैया। टोटल एक्सपेंसेस तो कितने हैं, टोटल एक्सपेंसेस तो है 25,000 रुपये। ठीक है, उसमें से बताया हुआ है कि डायरेक्टर फीस इंक्लूडिंग है 1,000, तो बाकी कितना बचा 24,000, 24,000। डायरेक्टर फीस जो होती है, इतना आपको पता है, डायरेक्टर फीस सारी की सारी कहां पर जाती है, पोस्ट में। ठीक है ना। जो डायरेक्टर कब बनता है, कंपनी बनने पर। अब डायरेक्टर कंपनी बनने पर है, मतलब कंपनी पोस्ट में है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर फीस सारी की सारी 1,000 कहां पे आ जाएगी, पोस्ट में आ जाएगी। और बाकी क्या बचा, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 24,000 है। अब ये किस बेसिस पर हो जाएंगे, टाइम रेशियो पर, क्योंकि बताया नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि टाइम बेसिस पर ही ये एक्सपेंस जो है एलोकेट होंगे। ठीक है, टाइम रेशियो पर। और टाइम रेशियो थी हमारी 5:7। ठीक है जी। 24,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, तो ये हो गया जी 10,000 प्री के हो गए, और 24,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 7, 14,000 किसके हो गए, पोस्ट के हो गए। ठीक है जी। बस जी, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो लीजिए, ये आपका आ गया आंसर, आ गया फाइनल। तो 75,000 माइनस 10,000, तो ये आ गया माइनस में 2,500, और ये आ गया 22,500 माइनस 1,000 माइनस 14,000, तो ये आ गया 7,500 प्रॉफिट आ गया, प्लस में आ गया। ठीक है जी। तो ये आप बोल सकते हो लॉस प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन 2,500, प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन 7,500। ठीक है जी, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक टोटल में भी चेक कर सकते हो, 30,000 माइनस 25,000, तो ये 5,000 आ गया। ठीक है जी, प्लस में। करेक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, तो फटाफट सॉल्यूशन को कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। ये आपकी रेशो होगी जी, सेल्स रेशो। और ये आपकी होगी टाइम रेशो। ठीक है जी।
तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होना है, ठीक है, किस बेसिस पर एलोकेट होंगे, ठीक है ना, बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिमेंट क्या है और कहाँ कहाँ पे वो यूज़ हो सकते हैं प्रॉफिट प्रायर टू और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब लॉस कहाँ पे राइट ऑफ होगा, प्रॉफिट कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, वो सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हमारी जो मेन इस चैप्टर की नींव है, बेस जो है वो दो चीज़ों पे टिका हुआ है, कुल मिला के समझ लीजिए। पहला जो बेस हमारा टिका हुआ है इस चैप्टर का, वो हमारा टिका हुआ है सेल्स रेशो और टाइम रेशो। ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं इस चैप्टर का। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेसिस ऑफ एलोकेशन, किस बेसिस पर हमें एलोकेशन करनी होती है एक्सपेंसेस की, ठीक है। वो जब आपने दोनों चीज़ें समझ ली अच्छे से, तो समझिए आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया। और थोड़ी सी जो, देखिए हम इतने प्रोफेशनल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हम लोगों से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना, अच्छी एक्सपेक्टेशन ही होगी इंस्टीट्यूट की। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से क्वेश्चन के ऊपर फोकस करा करिए, समझिए उसको अच्छे से, ठीक है ना, डरे मत बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। जब हम डरते हैं कोई भी क्वेश्चन से, कोई भी बुक से, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट बन जाता है। तो सिंपल बिल्कुल दबंग होके क्वेश्चन करिए, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।